हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर विद आर्यन। जय हिंद। और आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में हमको बात करनी थी कि कैसे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का ट्राई सीरीज़ का फाइनल हुआ और जिसमें पाकिस्तान को बहुत एक वन साइडेड मैच उन्होंने हारा है। और कैसे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जितना भी उन पे लोग बैन कर रहे होंगे कि ये टीम सेमीज में जाएगी, उस पर क्वेश्चन खुद ही रेज किए हैं अपने ख़राब परफॉर्मेंस से। इसमें उनको किसको ब्लेम करेंगे? वो बाबर आजम को ब्लेम करेंगे, फ़खर जमान को ब्लेम करेंगे, या ब्लेम करेंगे रिजवान खुद को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हम पूरी बात करेंगे और कैसे इस मैच में विलो रोक ने सेंसेशनल परफॉर्मेंस दिया है, 4 विकेट्स लिए हैं, और न्यूजीलैंड कैप्टन मिचेल सेंटनर ने 2 विकेट लिए हैं, 10 ओवर में बस 20 रन दिए हैं। तो सिर्फ 2 की इकनॉमी पर उन्होंने ऑपरेट किया है खुद को, तो बहुत बड़ी बात है। तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टॉस में क्या हुआ। तो टॉस जीता पाकिस्तान ने, उन्होंने बैटिंग चूज़ की और बैटिंग चूज़ करने के बाद में आते हैं फ़खर जमान। तो एक बार स्कोर कार्ड देखते हैं कि स्कोर कार्ड में कैसे परफॉर्म किया प्लेयर्स ने। तो फ़खर जमान ने 10 रन बनाए, आउट हुए। विलो रोक ने उनको आउट किया, अच्छा सेटअप किया, उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। बाबर आजम 29 रन बनाए उन्होंने। बाबर आजम थोड़ा टच में दिख रहे थे लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं कर पाए उस रन को अपने। वही प्रॉब्लम रही उनके लिए। साउथ शकील ने 8 रन बनाए, आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 46 रन बनाए 76 बॉल्स पे। प्रॉब्लम ये रही कि उनका स्ट्राइक रेट 60 का आया, और 60 का स्ट्राइक रेट इज़न जस्टिफाइड ओडीआई क्रिकेट में। सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए, 38 रन आए। तैयब ताहिर के बैट से काफ़ी यूजफुल रन आए उनके। 7 रन बनाए खुशदिल शाह ने, 22 रन बनाए फ़हीम अशरफ ने, और आखिरी में नसीम शाह का छोटा सा कैमियो 19 रन का आया, जिसकी वजह से इनका जो स्कोर है वो 242 रन इन्होंने बनाए, ऑल आउट हुए उस स्कोर पे। और साथ ही में अगर नोटेबल परफॉर्मेंस आप बॉलिंग में बात करेंगे तो 4 विकेट्स लिए विलो रोक ने, यंग सेंसेशन है। और साथ ही में माइकल ब्रेसवेल ने 2 विकेट्स लिए, मिचेल सेंटर ने 2 विकेट्स लिए, नेथन स्मिथ ने 1 विकेट लिया, और जेकब डफी ने 1 विकेट लिया। तो ये उनकी फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर कार्ड रहा है। अब फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर कार्ड को देखते हुए हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक बार देखते हैं कि मैंने जो सीरीज़ बनाया है इस सीरीज़ का कौन। तो वह सलमान अली आगा, जिन्होंने दोनों मैचेस में 3 मैचेस उन्होंने बैटिंग की है और तीनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है। तो वही बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन बन के उभरे हैं पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी है, तो ऐसे में जो कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डाउट में है कि कैसे टीम परफॉर्म करेगी और कैसे सभी जो फैंस उनके होंगे शायद बहुत ज़्यादा डाउट्स में होंगे, तो उसको काफ़ी हद तक एड्रेस किया है सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस से अपने, कि जब भी ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान ने नहीं भी जीती है तो भी इसके जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है वो सलमान अली आगा है। 219 रन उन्होंने बनाए, 1 विकेट उन्होंने लिया है। वो विकेट भी बताया कि कैसे वो बॉलिंग कर सकते हैं लंबे टाइम तक। आज भी उन्होंने 10 ओवर्स फेंके, सिर्फ 40 रन दिए, अच्छा इकनॉमी रहा, तो वो एक चीज़ भी है। साथ ही में ये भी है कि पाकिस्तान अपने खुद के घर में अब मैचेस नहीं जीत रही है, तो बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि पाकिस्तान क्योंकि खुद के घर में मैच नहीं जीत रही है, चैंपियंस ट्रॉफी भी खुद के घर में ही खेलना है उनको, तो और जो टीम अपने घर में नहीं जीत पाएगी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो बाहर जाकर जीते। पर ये टीम बहुत अजीब है उस सेंस में, क्योंकि ये टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत के आई है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत के आई है, उनके घर में जाकर जीत के आई है। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर जो इनके बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हसनैन हैं, तो इन सब ने कैसे वहाँ परफॉर्म किया और यहाँ पे आके इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहे हैं। मतलब उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं कि रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जीत में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनकी, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है वो वहाँ थ्राइव करती है जहाँ पे कंडीशंस बहुत सपोर्टिंग होती है, और पाकिस्तान में बहुत फ्लैट विकेट्स बनते हैं। वो भी एक बात है। और कैसे रमीज़ राजा ने एक बार बोला था कि आपको बाबर का 100 नहीं देखना है क्या, तो आप फ्लैट विकेट्स देखिए। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं इनके देश में, तो क्या ही होगा। दूसरी बात ये भी है कि इस मैच में कंडीशंस जो थी थोड़ी सी अलग थी। अभी तक जो हम पाकिस्तान में कंडीशंस देख रहे थे, वहाँ पे ये इस मैच में फ़र्क बस यही था कि यहाँ पे कंडीशन स्लो थी। यूजुअली विकेट फ्लैट होता है पाकिस्तान में, पर ये विकेट थोड़ा सा स्लोअर साइड पे था। पर स्लोअर साइड पे था इसका मतलब ये नहीं है कि रिजवान 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे, सॉरी। और उन्होंने 46 रन बनाए इन 76 बॉल्स, तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ पे कोई भी टीम अगर पहले बैटिंग करती पाकिस्तान के अलावा, तो वो 260 270 अगर बनाती तो टीम जीत सकती थी। वो जाती थोड़ा सा जीतने के लिए, लेकिन तब भी जब वो पहले बैटिंग करती तो वो बना देते 280 300 रन, 300 रन 280 रन यहाँ बन जाते। बस आपको खुद को अप्लाई करना होता, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना होता, और इतना शेल में नहीं जाना होता जिस तरीके से रिजवान और सलमान अली आगा गए। आगा अच्छा खेले, पर रिजवान कुछ ज़्यादा ही शेल में गए और उन्होंने आगा के ऊपर बहुत प्रेशर भी बनाया था। पर आगा ने तब भी काफ़ी अच्छे से स्ट्राइक को रोटेट भी किया, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेली तब भी, तो काफ़ी अच्छा खेले वो। दूसरी बात ये कि इस मैच में 2 चेंजेस हुए। न्यूजीलैंड ने 2 चेंजेस किए। एक उन्होंने इंक्लूड किया जेकब डफी को इन प्लेस ऑफ मैट हेनरी, जिनको उन्होंने पॉसिबली रेस्ट दिया होगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ गया है। और दूसरा चेंज उन्होंने किया, नेथन स्मिथ को लेकर आए हैं, वो भी एक अच्छा चेंज है, क्योंकि बेन सीयर्स अब बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से, चैंपियंस ट्रॉफी से भी, इस ट्राई सीरीज से भी बाहर हो चुके थे।
तो उसकी वजह से बेन स्टोक्स की जगह पे इनको इस मैच में कम से कम लेके आए हैं नीलन स्मिथ को, और न्यूजीलैंड का जो मैनेजमेंट है वो। और एक चेंज पाकिस्तान ने किया, उन्होंने फ़हीम अशरफ को अंदर लाया और मोहम्मद हसनैन को बाहर किया। तो ये भी बहुत हंसी की बात है कि मोहम्मद हसनैन जो कि आपके प्रीमियर पेसर हो सकते हैं, जो कि 145 प्लस इजीली फेंकते हैं, उनकी जगह पे आपने फ़हीम अशरफ को खिला दिया, जिनसे कि आपको बॉलिंग कितनी मिलती, ये कोई शायद बच्चा पाकिस्तान का बता देगा आपको। लेकिन पता नहीं टीम मैनेजमेंट क्या करती है कि फ़हीम अशरफ ना बैटर अच्छे हैं ना बॉलर अच्छे हैं। वसीम अकरम ने भी सेम चीज़ कही थी कि 100 का एवरेज उनका बॉलिंग में है, 9 का एवरेज उनका बैटिंग में है। और ऐसे में ऐसे प्लेयर को आप कैसे खिला सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि क्लब लेवल क्रिकेट में भी ऐसे प्लेयर्स को कोई इंडक्ट करता है अपनी टीम में। तो हंसी आती है देखकर। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 242 रन उन्होंने बनाए। सलमान अली अगर ने 45 रन बनाए, रिजवान ने 46 रन बनाए। अब वैसे तो इसके बारे में जितनी बात कर सकते हैं कम है, लेकिन आगे जाके इसको अच्छे से डील करेंगे। तो सबसे पहले फ़खर के डिस्मिसल पे आते हैं। तो फ़खर जमान, क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान की टीम बहुत डिपेंडेंट है फ़खर जमान के ऊपर इस पूरे टूर्नामेंट में भी, और इन जनरल जब भी उनको कुछ बड़ा स्कोर करना है, फ़खर जमान अगर स्टार्ट नहीं देते हैं। एक टाइम आया था पीछे की जब साइम अयूब थे इनके पास में, अभी इंजर्ड हुए बाहर हैं। जब साइम अयूब वो चीज़ कर रहे थे तो साइम अयूब पे बैंक कर रहे थे। अब साइम अयूब नहीं है तो फ़खर जमान, उनको पता है कि वही वो इंसान है जो कि आपको बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं। तो फ़खर जमान आउट हुए आज, बहुत डिपेंडेंट है पाकिस्तान की टीम उनके ऊपर। और दूसरी बात यह है, ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान नहीं जानती, बाकी देश भी जानते हैं। तो जब आज बॉलिंग करने आए न्यूजीलैंड की टीम वाले, तो उन्होंने सबसे पहले देखा विलो रोक ने कि इनको कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो उन्होंने सेटअप किया फ़खर जमान को बहुत अच्छे से, कि पहली बात तो उनको बाउंस बहुत अच्छा मिलता है विलो रोक को। तो ऐसे में उन्होंने पहले तो लगातार बॉल्स बाहर निकाली, जितनी अपनी बॉलिंग की उन्होंने आउटस्विंग की, दूर पिच किया बॉल को फ़खर जमान से भी थोड़ा सा, कि थर्ड फोर्थ स्टंप पे पिच कर रहे हैं, बॉल को बहुत बाहर लेके जा रहे हैं। और एकदम से क्योंकि उनको पता है कि फ़खर जमान को जो भी बॉल उनके हाथ में मिलेगी, उनके पैर पे मिल जाए, उनके स्टंप्स पे मिल जाए, वो बैट को जहाँ घुमा पाएंगे, अगर बॉल ओवर पिच है उसको घुमा सकते हैं, जहाँ उनको चांस मिलेगा वो घुमाएंगे उसमें। तो उन्होंने एक फील्डर लिया हुआ था मिड विकेट के ऊपर, और कैसे उनको पता था कि मैं इसको अगर स्टंप पे बॉल फेंकूंगा तो ये वहाँ पे मार देगा। तो उन्होंने बॉल फेंका फ़खर जमान को, फ़खर जमान ने मारा, मिड विकेट पे कैच आउट हुए। शायद ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच पकड़ा। तो काफ़ी प्लान किया डिसमिसल, अच्छा लगा देख के। दूसरी बात ये भी है कि बाबर को आज अच्छा स्टार्ट मिला। बाबर को सीए का बैट मिला है ग्रे निकल्स के बाद में, तो उसके बाद थोड़ा सा उनके फॉर्चून्स में चेंज होता है कि नहीं, ये मैच बताता कुछ। और थोड़ा सा टूर्नामेंट का फाइनल भी था, तो एक इंपॉर्टेंट मैच आप कह सकते हैं कि एक बन जाता उनके लिए। लेकिन बाबर आजम को स्टार्ट मिला, बाबर आजम ने 6000 रन अपने पूरे किए। अच्छा है, 6000 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। पर कितने रन सेना के अगेंस्ट आए हैं, कितनी मैच विनिंग इनिंग्स आई हैं, कितना आईसीसी मैन ऑफ द मैचेस हैं, ये भी बता देना एक बार। तो 6000 रन उन्होंने पूरे किए, अच्छा किया। दूसरी बात यह है कि अच्छा स्टार्ट उनको मिला, लेकिन उनको भी आउट किया नेथन स्मिथ ने जब, तो उन्होंने पेस वेरिएशन से आउट किया, मतलब उनको भी प्लान करके आउट किया गया। उनको लगा था तेज़ बॉल्स फेंकी, और उसके बाद एक थोड़ी सी स्लोअर बॉल आई उनको, क्योंकि विकेट में भी थोड़ी सी फंसी, और बाबर आजम खड़े खड़े उसको मार गए उनके हाथ में, नेथन स्मिथ के हाथ में, और वो आउट हुए। अब अगर आप देखिए, अगर आपने उनकी इनिंग्स देखी हो ये वाली, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा स्क्वाड अप हुए, मतलब जिसकी हमने पहले भी बात की है वीडियोज़ में। तो जब भी कोई बैट्समैन स्क्वाड अप हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम उसकी दिखाता है कि कैसे वो लाइन लेंथ को जज नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाबर आजम के साथ में भी सेम चीज़ हो रही है कि वो स्क्वाड अप हो रहे हैं, और स्क्वाड अप अगर कोई हो जाता है तो वो अच्छा साइन नहीं है आप एज अ बैटर, कि आप लंबा खेल पाएंगे, आप जज कर पाएंगे लाइन लेंथ को। तो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप खेल नहीं सकते। तो वो एक चीज़ उनके साथ आज भी दिखी, आउट हुए पे रिसेप्शन से। उसके बाद आए साउथ शकील, वन डाउन खेले आज के मैच में। कामरान गुलाम को भी बाहर किया उन्होंने पहले ही मैच के बाद से। तो साउथ शकील का दूसरा मैच ही था। अच्छे प्लेयर स्पिन के, पर स्पिन के अगेंस्ट बॉल थोड़ी सी लो रह गई और वो बोल्ड हो गए। हम कह सकते हैं थोड़े से अनलकी रहे, पर शायद मैनेज कर सकते थे उसको बेटर, पर नहीं किया उन्होंने, आउट हुए। लेकिन अब इस विकेट पे जब हम बात करें कि विकेट स्लो था, और कह सकते हैं कि रन्स कम बनते हैं, यहाँ पे 350 रन नहीं बनते, शायद 300 बनते, 280 बनते, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था ये विकेट। मतलब अगर आप देखते हैं 40 रन अगर कम बन रहे हैं, 300 रन भी अगर किसी विकेट पे बन रहे हैं, तो वो विकेट कोई बहुत खराब विकेट नहीं होगा। और वो विकेट स्लो भी होगा तो इतना भी स्लो नहीं होगा कि वहाँ आप इतना ज़्यादा प्रेशर में आके खेल जाए जैसे कि रिजवान और सलमान खेले। तो बहुत ख़राब साइन था वो। एक और चीज़ ये भी है कि अगर आप थोड़ा सा जाएँ, अगर आपने मैच में कमेंट्री सुनी हो, तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बाजिद खान कमेंट्री करते उस टाइम पे। और बाजिद खान ने एक चीज़ कही कि क्योंकि बाबर आजम ने स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि मुझे आप किंग मत बोलिए, क्योंकि अब मैं पास्ट में नहीं देखना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पास्ट में भी आप किंग नहीं थे बाबर। दूसरी बात ये है कि आपको कोई किंग बोल रहा है, ठीक है, वो उनकी ना ज़हनी है, उनकी कम ज़हनी है वो चीज़ कि वो बोल रहे हैं आपको। तो उन्होंने, बाबर आजम ने स्टेटमेंट दिया, तो बाजिद खान ने उनके स्टेटमेंट को कोट किया कमेंट्री में, और वो ये बोले कि इनको अब हम किंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाबर आजम ने खुद मना किया उस चीज़ को करने से। लेकिन बात ये है कि उन्होंने उनको गोट कह दिया कि बाबर आजम को हम किंग नहीं कह सकते, लेकिन हम उनको गोट कह सकते हैं। तो बात ये है कि गोट भी बहुत बड़ा वर्ड होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का मतलब
आप ऐसे ही रैंडमली किसी के लिए यूज़ नहीं करते। और इवन बाबर अभी तक भी ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी बैटर नहीं रहे हैं, उनसे काफ़ी अच्छे बैटर्स रहे हैं, पर पता नहीं ये इनको क्या मिलता है ये सब बिकी हुई बातें करने में। तो अपने ही बैठ के अपने ही कागज़ से किंग बनाना इनको आता है, तो ठीक है बनाइए बैठ के। पर ये बहुत हंसी आती है सोच के कि ऐसी कमेंट्री के लेवल्स अगर हैं तो फिर क्या ही होगा। दूसरी बात ये है कि कंडीशन स्लो थी, उससे भी ज़्यादा स्लो रिजवान थे, क्योंकि रिजवान ने जब शुरुआत की अपनी इनिंग्स की उस टाइम पे 3 विकेट्स गिर चुके थे, 2 विकेट्स गिर चुके थे। और रिजवान के साथ बात यह है कि इतना प्रेशर में क्यों आ गए वो, कि वो 42 बॉल्स पे 13 रन बना के खड़े हुए थे एक टाइम पे। बात यह है कि अगर आप किसी भी फॉर्मेट में 42 बॉल्स पे 13 रन बना रहे हैं, टेस्ट में समझ में आ जाता है कि कंडीशंस मुश्किल हैं, आपने टाइम ले लिया, पर तभी भी उसके बाद भी आपको रन्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जब 42 पे 13 उन्होंने बनाए, उस टाइम पे भी वो सेंटिनल को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे थे। मतलब सेंटर को ये सोच के आए थे ड्रेसिंग रूम से ही कि एक बॉलर इनका ऐसा है जिसको हमको निकाल ही देना है। अगर आप किसी भी बॉलर को देखते हैं जो कि विकेट टेकिंग बॉल्स फेंकता है, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट आपको रोटेट करना होती है स्ट्राइक अपनी, या आप देखते हैं कि अगर वो वीकर बॉल्स फेंके तो वहाँ पे आप कट मारें, आप पुल मारें, आप देखें कोई भी बॉल फुल टॉस आ जाए तो आप उसको हिट करें, आप ऐसे मौके बनाते हैं। पर जिस तरीके से रिजवान ने यहाँ पे एकदम ही अपना वो कहते हैं ना कि अपना गियर डाउन कर दिया पूरा, तो वो चीज़ करते हुए जब दिखाई दी है तो वो बहुत ख़राब साइन लगा। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे इतना प्रेशर, आप ट्राई सीरीज फाइनल में इतना प्रेशर ले रहे हैं कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, आप टीम साउथ अफ्रीका की आई है जो कि पूरी एकदम उन्होंने अपने बच्चों को खिला दिया, न्यूजीलैंड की टीम आई है, अगर आप ट्राई सीरीज में इतना प्रेशर ले रहे हो आप चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बहुत प्रेशर लिया उन्होंने। दूसरी बात, उनको धोनी बनना है, पर धोनी ने बहुत मैचेस फिनिश भी किए हैं, आपने पाकिस्तान को फिनिश किया है, ये फ़र्क है। तो वही बात है, देखते हैं क्या करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में ये। तो ये इस मैच का विलेन जो है आप मान सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान भी बहुत बड़े हैं, कि भले ही ठीक है ऊपर से 2 विकेट्स गिर गए, पर 2 विकेट्स गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप एकदम से आके अपना गियर डाउन कर देंगे और गार्ड डाउन कर देंगे और आप इस तरीके से बैटिंग करेंगे। तो जो 42 बॉल पे 13 रन प्लेयर बना है उसकी जगह तो नहीं बनती टीम में। तो देखते हैं। दूसरी बात ये है कि सलाम अली आगा जब तक रिजवान के साथ में खेल रहे थे तो यही अग्रेसर थे, यही रन्स बना रहे थे, कुछ 80-90 के स्ट्राइक रेट से इनके रन्स आ रहे थे। पर जैसे ही रिजवान आउट हुए तो उनके ऊपर भी प्रेशर बना, और वो एक प्रॉब्लम रही कि शायद वो भी अगर थोड़ा सा और खेल जाते तो इनके रन्स आप 30-40 देख सकते थे कि बिल्कुल अच्छा होता उनके लिए आज। दूसरी बात ये भी है कि आज के मैच जब आप रिजवान प्लेस्पेल की बात करते हैं तो अब लोग कहते हैं कि अनलकी रहे वो, या आप ये कह सकते हैं लोग कह रहे होंगे कि प्ले डाउन हो गए, कि अब एज लग के बोल्ड हुए तो इसमें क्या ही होता है। सबसे बड़ी जो टेक्निकल प्रॉब्लम उनके उस शॉट में थी ना, कभी भी जब आप लेट कट मार रहे हैं तो लेट कट में आप मूव नहीं करते। लेट कट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर आप लेट कट मार रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी अलाइंड है। दूसरी बात ये है कि आप बॉल को जाने का वेट करें ताकि आप लेट हिट कर पाएँ उसको। रिजवान उस टाइम पे वॉक कर रहे थे, जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप उतना ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे कि आप उतना अलाइन कर पाएँ खुद को आपके बैट को और आप लेट शॉट मार पाएँ, कि बॉल को आप वॉच कर रहे हैं अच्छे से। आप जब आप चल रहे हैं तो आप उतना अच्छे से वॉच भी नहीं कर पाएंगे। तो रिजवान खराब टेक्निक के बिल्कुल उस्ताद, पता नहीं कैसे उन्होंने ये शॉट मारा, बोल्ड हुए, और उसके बाद में लोग तो यही कह रहे होंगे कि ठीक है कि अनलकी रहे, लेकिन अनलकी नहीं रहे, उनकी खराब टेक्निक और खराब शॉट की वजह से वो आउट हुए। दूसरी बात यह है कि जब आप देखते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट कैसा खेलता है, तो फ़खर जमान पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। बाबर आजम सुस्ती की दुकान, रिजवान सुस्ती की दुकान। सऊद शकील को देखना पड़ेगा ओडीआईज में कैसा खेलते हैं। साइम अयूब इंजर्ड है, बाहर है, क्या क्या बात करें उनकी। दूसरी बात ये भी है कि सलमान अली आगा अच्छा खेलते हैं, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप पहले के मैच में जाएँ, जब मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने चेज़ किया रिजवान और इन्होंने मिलके, सलमान ने मिलके, तो उस मैच में भी रिजवान बहुत टाइम ले रहे थे। अब बात ये कि उनकी टाइम लेने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको आपको इस हद तक मैनेज करना है कि अगर आप आउट हो जाए किसी भी मौके पे तो आपकी टीम फेस ना करे, टीम प्रॉब्लम्स फेस ना करे उस टाइम पे। तो जो आगा खेल रहे थे, आगा पूरे टाइम पे एक कोशिश कर रहे थे कि जहाँ मुझे बॉल मिलेगी मैं हिट करूँगा, और जो शॉट्स उन्होंने उस मैच में मारे हैं वो दे वर जनरली ब्यूटीफुल शॉट्स, और इस मैच में भी उन्होंने सेम चीज़ को कंटिन्यू किया, वहीं से स्टार्ट किया। तो अच्छे साइंस है ये पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा के रूप में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि ठीक है, उनके ऊपर थोड़े से डाउट ज़रूर हैं कि वो क्या करेंगे जब सेना कंट्रीज़ में खेलेंगे, क्योंकि उनकी टेक्निक में थोड़े से इश्यूज़ तो हैं, जो कि काफ़ी सारे बैट्समैन में होते हैं, जो कि एशियन बैट्समैन होते हैं, कि जब वो बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे। उनके साथ भी सेम इश्यूज़ हैं, लेकिन लेट्स होप कि वो अच्छा करें वहाँ पे। थोड़ा सा प्रॉब्लम रही भी उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, टेस्ट क्रिकेट में भी प्रॉब्लम आई थोड़ी सी उनको, पर लेट्स सी क्या होता है उस चीज़ में। दूसरी बात ये भी है कि जब आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो इस पूरे मैच में जब आप जाएंगे तो एक हद तक उन्होंने काफ़ी अच्छी कैप्टनसी भी की। सेंटर की बात करें तो बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी हुई, अच्छा लगा देख के। लेकिन एक चीज़ क्या थी कि जब जैसे ही सलमान अली आगा और रिजवान खड़े हुए विकेट पे,
पार्टनरशिप इन्होंने बनाई, उस टाइम पे इन्होंने ब्रेसवेल को बाहर कर दिया। ब्रेसवेल जब आया उन्होंने बाबर आजम को बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, लाइन लेंथ बना के रखी, अच्छे बॉलर भी हैं, जानते हैं कैसे बॉलिंग करना है। लेकिन जैसे ही दोनों आए राइटीज आए, इन्होंने हटा दिया उनको पूरी तरीके से। अगर शायद उस टाइम ब्रेसवेल और बॉलिंग करते सेंटर के साथ में पैर में, तो शायद आपको हो सकता है कि आप और ज़्यादा चोक कर पाते और जल्दी उनको आउट कर देते, क्योंकि 242 रन भी चेस करना, आपको चेस तो एंड में करना ही है, तो जितने कम आप चेस करें उतना ज़्यादा अच्छी बात है। तो सेंटर ने डिफेंसिव टैक्टिक्स अपनाए, थोड़े से पूरा यूज़ नहीं किया ब्रेसवेल का। और एक और चीज़, अगर आप एंड में जाएँ, एंड ऑफ द इनिंग्स में, तो वहाँ पे फील्डिंग बहुत ख़राब की न्यूजीलैंड ने। आप देखें उनके कैचेस बहुत ड्रॉप किए उन्होंने लास्ट में, और आखिर में नसीम शाह से और फ़हीम अशरफ से, अगर आप फ़हीम अशरफ से रन खा लें तो मतलब बहुत कुछ बताता है आपकी बॉलिंग के बारे में। तो एंड में बॉलिंग भी ठीक हो सकती थी और बेटर हो सकती थी, फील्डिंग अच्छी हो सकती थी। और एक और चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि क्या ये जो टीम मैनेजमेंट है पाकिस्तान का, ये कोशिश कर सकता था कि हम खुशदिल को प्रमोट कर दें, फ़हीम अशरफ को प्रमोट कर दें, क्योंकि सेंटर उनको पता है कि बॉलिंग करने वाले हैं, पूरे 10 ओवर्स फेंकने ही वाले हैं वो, और लाइन लेंथ पे बना के अपनी बॉलिंग करते ही हैं वो हमेशा। तो ऐसे में क्या उनको काउंटर किया जा सकता था कि वो आते, शायद कुछ शॉट्स अटेम्प्ट करते, स्वीप्स मारते, खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ, कोई भी जो वो चीज़ कर पाता, तो आप इतना अटैक तो कर सकते थे। ये उन्होंने क्या मिस किया इस चीज़ पे, ये क्वेश्चन रहेगा। बट तब भी ठीक ठाक फिनिश उन्होंने कर लिया, शायद जितना सोचा होगा उससे कम रहा, लेकिन 242 वाज स्टिल अ गुड टोटल जो कि उनको स्टार्ट मिल गया था। जिस तरीके से रिजवान ने प्रमोट किया अपनी इनिंग्स को, बहुत ख़राब लगा देख के कि इस तरीके से अगर कोई खेल रहा है तो वो ना ही खेले तो अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा शेल में गए रिजवान स्पेशली बहुत ज़्यादा शेल में गए, जो कि काफ़ी ख़राब चीज़ लगी देख के, तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब एक चीज़ है, अगर आपने आखिरी में जाके फिनिश देखी हो इनिंग्स की, तो वहाँ पे फ़हीम अशरफ और नसीम शाह खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। तो आपको एक चीज़ देखी होगी, जो फ़हीम अशरफ की शॉट मेकिंग है, जो नसीम शाह की शॉट मेकिंग है, नसीम शाह अपने शॉट्स में पावर जनरेट कर रहे थे विद हिज बैट फ्लो, फ़हीम अशरफ वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप ऑलराउंडर सेलेक्ट हुए हो टीम में, प्रीमियर ऑलराउंडर बन के आप जा रहे हो स्क्वाड में, कोई और ऑलराउंडर भी इनके पास अच्छे नहीं है। आगा है, पर आगा कितने बॉलिंग आपको देंगे, कितने आप उनसे यूज़ कर पाएंगे एक फ्लैट विकेट पे, वो भी एक क्वेश्चन है। तो फ़हीम अशरफ को आप मेन ऑलराउंडर बना के लेके जा रहे हैं, बैटिंग उनसे होती नहीं है, बॉलिंग उनसे होती नहीं है, तो उनसे बेटर ऑलराउंडर तो नसीम शाह हो गए आपकी टीम में। ये आप बात करें शाहीन शाह अफरीदी हो गए उनसे अच्छे ऑलराउंडर, तो कभी कभी तो वो भी मैच को ऑनसाइड कर देते अपनी बैटिंग से भी, कभी कभी उन्होंने किया है। आप लाहौर कलंदर्स को देखेंगे जाके पीएसएल में, उन्होंने वहाँ कितने रन किए। तो फ़हीम अशरफ किस लिए हैं टीम में ये क्वेश्चन तो शायद पता नहीं कब इसका आंसर मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं। दूसरी बात ये भी कि लेट मिडिल ऑर्डर की जो प्रॉब्लम इनकी है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा एविडेंटली दिख रही है अब। प्रॉब्लम क्या है कि खुशदिल शाह बहुत टाइम बाद वापसी कर रहे हैं, नंबर 6 पे खेल रहे हैं वो, नंबर 7 पे खेल रहे हैं वो। अब खुशदिल शाह के साथ में प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक में उन्होंने रन्स बनाए हुए हैं, पर क्या नंबर 7 पे वो सूटेबल प्लेयर हैं, या क्या वो डिजर्व करते थे अपना स्पॉट इस टीम में, वो भी एक क्वेश्चन है। नंबर 7 पे खुशदिल शाह विद हिज एबिलिटीज़, आई डोंट थिंक कि वो वहाँ पे फिट होते हैं, ही इज़ अ क्लियर मिसफिट वहाँ पे। तैयब ताहिर ने अच्छी इनिंग्स संभाली है 2-3 मैचेस से, बट आई वांट टू सी कामरान गुलाम प्लेइंग, क्योंकि कामरान गुलाम ऐसे प्लेयर हैं जो कि तेज़ भी खेल सकते हैं, धीमा भी खेल सकते हैं, टेक्निकली सुपीरियर प्लेयर हैं तैयब ताहिर से, डोमेस्टिक का रगड़ा खा के आए हैं और परफॉर्म करके दिया है आपको। ऑस्ट्रेलिया में उनके थोड़े रन आए, साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत ही तेज़ इनिंग्स खेली, कमिंग एट नंबर 5। तो ऐसे में आप परफॉर्मर को आप कैसे बाहर बैठा सकते हैं जस्ट एक मैच की बेसिस पे, पता नहीं ये कैसे किया इन्होंने। तो इस पूरे इनिंग्स जब हम सम अप करते हैं, तो हम बात करेंगे, तारीफ करेंगे न्यूजीलैंड की सबसे ज़्यादा, और बुराइयां करेंगे पाकिस्तान की और रिजवान की सबसे ज़्यादा कि कैसा आपने खेला। पर एज अ बॉलर विलो रोक जो दिख रहे हैं, यंग सेंसेशन बन के दिख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से बाउंस जनरेट करते हैं विकेट से, तो वो एक्सेप्शनल प्लेयर हैं, एक्सेप्शनल बॉलर हैं। और आने वाले टाइम में हम जिन भी यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें से हमको इनकी बात करनी पड़ेगी, हमको इनको बिल्कुल नज़र में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बाउंस जनरेट कर रहे हैं मरी हुई मुर्दार पिच पे पाकिस्तान की, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर बॉलर के लिए वो चीज़ करना ईजी नहीं है। जिस तरीके की उनकी हाइट भी है, हेल्प करता है, पर मूवमेंट जो नया लेके आए हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो हेड्स ऑफ, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। और मिचेल सेंटनर की आप बात करते हैं, इनके दिमाग की बात कीजिए, कितने स्मार्ट ये हैं, कितने दिमाग से कितना ज़्यादा सेटअप करके आउट करते हैं प्लेयर्स को, और कितना कंट्रोल देते हैं किसी भी टीम को। क्योंकि अगर आप इनको देखते हैं तो इनका जो लाइन लेंथ है एकदम कंसिस्टेंट रहता है, पेस कितना अच्छा वेरी करते हैं। तो ब्यूटीफुल बॉलर है, मज़ा आता है इनको बॉलिंग करते हुए देख के। ऑलराउंडर भी हैं टीम में, बिल्कुल ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देते हैं किसी भी टीम में। और एमआई बहुत एक्साइटेड रहेगी इनको अपनी टीम में डालने में कि जब भी खेलेंगे तो कितना ज़्यादा हम इनसे ले सकते हैं, कि 4 ओवर्स भी देंगे आपको, हिटिंग भी देंगे, और फील्डर भी कितने कमाल के। मैं वो भी पॉइंट भूल गया कि फील्डर भी तो कितने अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छे साइंस है, न्यूजीलैंड के कैप्टन भी हैं। तो होपफुल रहूँगा मैं कि अच्छा करें न्यूजीलैंड, अच्छा करे, कंपटीशन दें इंडिया को, क्योंकि इंडिया को बहुत टीम्स कंपटीशन देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ देम, जो कि बहुत तगड़ी टीम दिख रही है। तो लेट्स होप कि वो अच्छा करें आगे जाकर। अब आते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर।
सबसे पहले स्कोर कार्ड इनका पूरा देखते हैं, उसके बाद एनालाइज़ करेंगे कि क्या इनकी इनिंग्स में कमियाँ रही, क्या इन्होंने अच्छा किया, और ओवरऑल बात कर लेंगे। तो विलियन ओपन करने आए हैं डेवॉन कॉनवे के साथ में। उन्होंने रन्स बनाए 5, डेवॉन कॉनवे ने बनाए 48 रन 74 बॉल्स पे। केन विलियमसन 34 रन्स बना के आउट हुए। डेरिल मिचेल 57 रन्स बना के आउट हुए। टॉम लेथम ने बनाए 56 रन्स, बहुत टाइम बाद, बहुत अरसों बाद टॉम लेथम के रन्स आए हैं। एशियन कंडीशंस में थ्राइव करते हैं, पर अभी स्ट्राइव कर रहे हैं कि मैं रन्स बना लूँ कैसे भी, तो उसमें से एक कोशिश ये थी। 56 रन्स उन्होंने बनाए। 20 रन्स बनाए ग्लेन फिलिप्स ने, और वो नॉट आउट गए माइकल ब्रेसवेल के साथ में, जिन्होंने बनाए 2 रन्स। अब स्पेल अगर बॉलर्स का देखें तो शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की 5 के इकनॉमी से, पर विकेट्स उतने नहीं ले पाए, सिर्फ लिया विकेट 1। फिर नसीम शाह 8 ओवर 43 रन्स और 2 विकेट्स उन्होंने लिए। अबरार अहमद ने 1 विकेट लिया और सरवान अली आगा ने 1 विकेट लिया। अब जो मैं बात फ़हीम अशरफ की आपसे अभी तक कर रहा था, फ़हीम अशरफ ने आज की इस वाले मैच की हम बात कर रहे हैं जब आज, तो उन्होंने 2.2 ओवर में 16 रन्स दिए हैं। अब जब आपका कोई थर्ड पेसर है, थर्ड पेसर कोई रैंडम इंसान तो होता नहीं है। पाकिस्तान जैसी कंडीशन में जहाँ पे बॉल अभी इतनी ज़्यादा, आप कह लें कि थोड़ी फ्लैटर विकेट्स होती हैं, वहाँ पे आप 3 या 4 प्रॉपर पेसर्स के साथ में खेलते हैं। चौथा आपका ऑलराउंडर हो सकता है, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो सकते हैं चौथे, या तीसरे हार्दिक पांड्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे भी प्रॉपर एक बॉलर चाहिए जो कि भले ही बैटिंग कर ले, लेकिन अच्छा बॉलिंग उसको करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी पेस के साथ में बॉलिंग करना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल दे, लेंथ हिट करे, बहुत ज़रूरी है। तो फ़हीम अशरफ वो किस हद तक कर सकते हैं, वो उन्होंने इस मैच में दिखा दिया। 2.2 ओवर उन्होंने फेंके, कैप्टन ने आप पे भरोसा ही नहीं किया। तो ये बहुत कुछ बताता है कि आपकी यूटिलिटी क्या है टीम में। तो प्रॉब्लम्स है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो न्यूजीलैंड 5 विकेट से ही मैच जीती, बहुत अच्छे से फिनिश किया मैच को। अब एक एक करके बात करते हैं। तो इस मैच में पॉजिटिव्स रहे पाकिस्तान के लिए एक ये कि नसीम शाह काफ़ी अच्छे दिखे इस मैच में। अनप्लेएबल बॉल्स फेंकी थोड़ी सी, न्यू बॉल्स जब वो बॉलिंग करते हैं तो अक्सर अच्छी करते हुए दिखते हैं। फिटनेस का मसला उनको बहुत टाइम से रहा है। दूसरी बात ये कि तो फिटनेस आपका साथ नहीं देती तो आप लगातार एक लेंथ पे हिट नहीं कर सकते बॉल। फिटनेस ज़रूरी है उसके लिए माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए फर्स्ट क्लास बहुत ज़रूरी है। तो नसीम शाह अगर काम करते हैं अपने ऊपर, फिटनेस के ऊपर, स्पेशली डोमेस्टिक में जाते हैं, तो शायद वो अच्छे बॉलर बन पाएंगे ओडीआईज में भी। दूसरी बात ये कि फ़हीम अशरफ जो है वो रिलायबल बॉलर नहीं है, उन्होंने इस मैच में बता दिया ये चीज़। पहले से भी वो प्रूव करते आ रहे हैं कि मुझे मत लेना, किसी को भी ले लो, मुझे मत लेना। इनको ले लिया है, इन्होंने बता दिया है कि मुझे क्यों नहीं लेना था, कि अब तो गलती हो चुकी। आमिर जमाल बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं इनसे, आमिर जमाल क्यों नहीं है पता नहीं। आप अच्छे वाले प्लेयर को बाहर क्यों बिठा देते हैं, परफॉर्मर को बाहर क्यों बिठा देते हैं और ले आते हैं ऐसे पर्चियों को, समझ में नहीं आता ये कैसे कर लेते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अबरार अहमद ने इस मैच में विकेट लिया, इकनॉमी उनका ठीक रहा है। लेकिन बात क्या है, अबरार अहमद जैसे जो प्लेयर है ओडीआई में जब वो खेल रहा है, तो अबरार अहमद को जब आप देख रहे हैं बॉलिंग करते हुए, तो वो इकोनॉमिकल रहने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। उनके पास वेरिएशंस हैं, लेकिन वेरिएशंस में विकेट नहीं है, विकेट्स नहीं ले पाते हैं वो, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग डिलीवरीज नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बॉल को टर्न नहीं करते हैं, ना उनके पास बहुत बड़ी ऑफ स्पिन नहीं है। कैरम बॉल भी थोड़ी सी उनकी बाहर पड़ती है, अपोजिट साइड जाती है। लेकिन ऐसे में क्या विकेट टेकिंग डिलीवरीज आपके पास में है, क्या आप बैट्समैन को छका सकते हैं? तो वो टैलेंट इनके अंदर मुझे तो अभी तक नहीं दिखता है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ मुझे नहीं दिखती है, शायद ये चीज़ रिजवान को भी नहीं दिखती है। उसका रीज़न मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि इस मैच में 25 ओवर बाद बॉलिंग करने अबरार अहमद आए हैं। तो 25 ओवर्स बाद बॉलिंग करने क्यों आए हैं? जब आप क्योंकि कप्तान को पता है कि इनके अंदर कितनी विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कोई भी बैट्समैन सामने हो, मिस्ट्री बॉलर किसी के भी आगे बॉलिंग कर सकता है। 25 ओवर्स में आप ला रहे हो, मतलब ये है कि आप मान चुके हो कि ठीक है, अब इससे कोशिश लास्ट रोल ऑफ द डाइस है, ये देखते हैं क्या कर सकता है यहाँ पे। तो ऐसे में तो आप आई डोंट थिंक ये टीम बनाते हैं, आपको मौका भी देना पड़ता है और प्लेयर को फिर प्रूव करना होता है कि वो क्यों उस लायक है। और एक और चीज़ ये भी है कि क्या वो गुड लोन स्पिनर बन के इस टीम में जगह बना रहे हैं, तो क्या उसको डिजर्व करते हैं, या क्या वो बेस्ट पॉसिबल स्पिनर है उनके लिए, लोन स्पिनर, क्योंकि उनके साथ ही जाएंगे वो। जो एक सबसे मेन स्पिनर इनका है वो अबरार अहमद है, और बाकी जो है वो बैटिंग करके थोड़ी बहुत बॉलिंग दे देते हैं, जैसे कि सलमान अली आगा हो गए, खुशदिल शाह हो गए, सऊद शकील थोड़ी बहुत बॉलिंग करके दे देते हैं इनको। तो बात ये कि आप एक प्रीमियर स्पिनर के साथ में जा रहे हैं, तो वो आपके पास में अबरार अहमद है, तो क्या वो उतने लायक हैं? तो आई डोंट थिंक कि वो हैं, क्योंकि वो विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल भी। इकोनॉमिकल होने पे ध्यान देंगे तो आप कोई बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपको रन्स उतने खा के बता देंगे कि देखो तुमने कुछ खास नहीं किया। और इंडिया के साथ में एक चीज़ है कि इंडिया के पास में बॉलर कुलदीप यादव है, ऑस्ट्रेलिया के पास में एडम जैम्पा है। तो ऐसे टीम्स है वो ऐसे लेके जाती है प्लेयर्स को, कि विजल सेंटनर जो है उनके सबसे मेन स्पिनर, सॉरी न्यूजीलैंड जो है उनके मेन स्पिनर सेंटनर है, कि वो कैसे रन्स भी नहीं देते हैं, विकेट्स भी लेते हैं, और आपके पास अबरार अहमद है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बताता है कि कैसे आप परफॉर्मर को नहीं ले रहे हो। अब बात ये है कि मैं कहूँगा कि साजिद खान को आप नवान अली को ले सकते थे, तो आप कहेंगे कि आप फॉर्मेट्स मिक्स कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि साजिद खान के पास एक चीज़ है कि वो बॉल को टर्न बहुत कराने पे ध्यान देते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ में उनकी बॉलिंग देखी हो, जितनी पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली खेली है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली है, और उन्होंने एक और बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली है,
जितने भी उन्होंने सीरीज़ खेली है अभी रिसेंटली, उसमें आप एक चीज़ पाएँगे, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेली है, उसमें आप एक चीज़ पाएँगे कि साजिद खान बॉल को बहुत मूव कराना चाह रहे हैं। वो जब अपने हाथ से बॉल को रिलीज़ कर रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुली रिलीज़ हो रही है बॉल, अच्छे से फ्लाइट दे रहे हैं बॉल को, अच्छे टप्पे पे बॉल फेंक रहे हैं, टर्न इतना-इतना टर्न करा रहे हैं। और अबरार अहमद कितना टर्न करा रहे हैं, वो एक चीज़ है। अबरार अहमद बहुत स्लो इन द एयर है, पहली बात तो मिस्ट्री स्पिनर अगर इतना स्लो होता है तो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, पता नहीं क्या चीज़ है। साजिद खान आपके लिए वो काम कर देते हैं ऐसा मुझे लगता है, लो डाउन दी ऑर्डर थोड़ी बहुत बैटिंग भी आपको दे देते हैं, और वो परफॉर्मर हैं, वो भी मैच विनर प्लेयर हैं, वो भी एक जज्बा लेकर आते हैं कि मुझे जिताना है पाकिस्तान को, आप उनको नहीं ले रहे हैं। नौमान अली की बात करें तो वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है काफ़ी, ऑलमोस्ट इन हिज लेट 30s हैं, अच्छी बॉलिंग वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी बेटर किसी भी हद तक अबरार अहमद नहीं है। आप नौमान अली को ले लेते सही होता, पर आपने नहीं लिया, तो आप शायद पछताएंगे आगे। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में भी, इनका तो जितना भी इनको क्रिटिसाइज़ करें कम ही लगता है। तो रचिन रविंद्रा की बात करते हैं कि वो इंजरी, अभी भी उनकी इंजरी की कोई अपडेट नहीं है कि क्या वो फिट हो पाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में कितना हमको खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि रचिन रविंद्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर न्यूजीलैंड। और ऐसे में कि पहले मैच से अवेलेबल रहेंगे वो एक क्वेश्चन रहेगा, बट आई जस्ट होप कि वो रहें, क्योंकि एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच है। और ऐसे प्लेयर्स, ऐसे एम्बेसडर्स आपको चाहिए कि जब वो फील्ड पे उतरें तो मज़ा आए जिसकी बैटिंग देख के, ऐसे प्लेयर्स आपको हमेशा चाहिए। तो लेट्स होप कि वो ठीक होकर, फिट होकर आएँ। दूसरी बात ये भी है कि जो यंग है, जो विल यंग है, वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे रन्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत रोल बन जाता है कि रचिन रविंद्र फटाफट फिट होकर आएँ ताकि वो अपनी जगह ओपनिंग की वाली पकड़ें और अच्छे रन्स बनाएँ कॉम्बे के साथ में खड़े होके। तो क्योंकि यंग भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो कितना उन पे रिलाय कर सकती है टीम अभी, वो भी एक बात है। यंग एक्साइटिंग प्लेयर है, टेक्निक अच्छी है, पर रन्स नहीं आ रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि केन विलियमसन अच्छे प्लेयर हैं, उनका हम कौन होते हैं बात करने वाली, क्योंकि उनकी हम इनफ उन्होंने प्रूव कर दिया है कि क्यों फैब 4 के प्लेयर वो हैं और कितने एक्साइटिंग प्लेयर हैं टू वॉच, और कितने ब्यूटीफुली जैसे बॉल को लग ना जाए ऐसे शॉट्स मारते हैं। तो केन विलियमसन अच्छे प्लेयर है, लेकिन इस मैच में उन्होंने अपने विकेट को थ्रो किया, थोड़ी बॉल भी लो रही, लेकिन उनकी गलती है कि सलमान अली आगा ने बॉलिंग की उनको, वो बॉल फेंकने के बाद बॉल देखकर आगे चले गए और बहुत ही रैश शॉट मार के बोल्ड हो गए। तो आप उनसे एक्सपेक्ट ये नहीं करते, बट ठीक है, केन विलियमसन है, वो इम्प्रूव कर लेंगे, हमको पता है। डेवन कॉनवे की बात करते हैं तो उन्होंने टाइम लिया इस मैच में, पिछले बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फॉर्म से, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में उनके रन आए, 2-3 मैचेस में रन आए उनके, लेकिन कॉनवे ने इस जगह पे बहुत टाइम ले लिया। उन्होंने 74 बॉल से 46 रन बनाए। बात ये कि सेकंड इनिंग्स में जब आपको पता है कि आपको 240 चेज़ करना है, तो ऐसे में टाइम लेना आपके लिए ठीक है, आप टाइम ले सकते हैं। पर जो डिफरेंस रिजवान की इनिंग्स और कॉनवे की इनिंग्स में है ना, ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि बॉल्स भी उतनी हैं, रन्स भी ऑलमोस्ट उतने हैं, लेकिन बात क्या है, रिजवान की इनिंग्स में ये है कि आपको पता नहीं है कि हमको कितने रन्स बनाने हैं। तो ऐसे में जब आप पहले से ही इतने ज़्यादा बॉल्स खा चुके होते हैं, तो उसके बाद आपके पास मौका नहीं है कि अब यहाँ से आप 300 बना पाएंगे। अगर कॉनवे को पता होता कि यहाँ पे 350 चेज़ करने हैं, 300 चेज़ करने हैं, तो कॉनवे ने ये नहीं खेला होता। वो बस वो फ़र्क है इनिंग्स में। बट स्टिल कॉनवे थोड़ा और तेज़ खेल सकते थे, हम ये चीज़ मानते हैं। पर आई फील कि ठीक है, टीम जीत गई है तो ऑल इन ऑल ये सब चीज़ें फिर आप थोड़ा सा सबसाइड कर सकते हैं। साथ ही में एक और चीज़ ये भी है, दूसरा पॉजिटिव ये आता है न्यूजीलैंड के लिए कि लेथम थोड़े फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, थोड़े रन्स अंडर हिज बेल्ट लेके आ रहे हैं। बहुत टाइम बाद, अरसों बाद उनके रन्स हमने देखे हैं। स्वीप्स अच्छे मारते हैं, एशियन कंडीशंस में अच्छे प्लेयर हैं, लीडरशिप रोल्स में हमने देखा है न्यूजीलैंड की टीम में, तो बहुत न्यूजीलैंड की टीम इन पे बैंक करेगी कि वो अच्छा करें। रन्स उनको मिल गए हैं, स्ट्रगल किया आज उन्होंने इनिंग्स में, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम भी लेने की कोशिश की, स्वीप्स मारे उन्होंने, काफ़ी सारे उनके कैचेस भी छूटे हैं, चांसेस मिले उनको, कैपिटलाइज नहीं किया पाकिस्तान ने वहाँ पे। बैट फील्डिंग तो उनकी हमेशा ही उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो फाइनली न्यूजीलैंड खुश होगी, चलो लेथम के रन्स अब आ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे माइंडसेट के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकते हैं आगे आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी में, अच्छे साइंस है। अब एक प्लेयर जिनकी बात बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिनको लोग मानते हैं कि ये बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, पर डेरिल मिचेल की हम जितनी बात करें कम है, क्योंकि डेरिल मिचेल जहाँ भी प्रॉब्लम न्यूजीलैंड को हो रही है वहाँ खड़े हमको दिखाई देते हैं। आप बात करें आखिरी बार जब आप देखते हैं, आपको इनिंग्स याद होगी चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की, इंडिया के अगेंस्ट, जब तक मिचेल वहाँ खड़े हुए थे आप लग रहा था आपको कि न्यूजीलैंड मैच में है, और विलियमसन के साथ में खड़े होकर अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो आउट हुए, शमी का ब्रिलियंस आया वहाँ पे, और उसके बाद इनिंग्स थोड़ी सी डाउनवर्ड चली गई और उनके लिए नहीं बन पाया मैच। तो मैच्योर मिचेल जो हमको इस मैच में दिखे हैं, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। अब इसमें हम बात करें कि उन्होंने अच्छा किया, ये उनके साथ में गलत होगा, क्योंकि उन्होंने किस वजह से अच्छा किया इसके बारे में हमको बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेरिल मिचेल के बारे में हम एक चीज़ हमेशा से जानते हैं कि वो स्वीप्स अच्छे मारते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, और वी में भी अच्छा मारते हैं। चलिए ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में, ट्राई सीरीज़ में, और अभी आने वाले टाइम में शायद हम और देख पाएंगे इस चीज़ को, हम ये चीज़ देखेंगे और हमने देखा है कि उन्होंने दो चीज़ पे बहुत अच्छा काम किया है। पहली बात तो जो स्वीप्स वो बहुत अच्छे मारते थे,
वो और पावरफुली मार रहे हैं उसको। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो उनका बैट फ्लो इंप्रूव हुआ है व्हाइल ही स्वीपिंग द बॉल। जब भी वो बॉल को स्वीप कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से उनका बैट फ्लो आ रहा है, बहुत पावरफुल स्वीप शॉट्स उनके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है मिचेल के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि जब पावरफुल स्वीप मारते हैं इससे पता चलता है कि आपके पास टाइम भी है, आप लेंथ को अच्छा रीड कर रहे हैं, और जब भी बॉल स्पिन ज़्यादा होती है तो स्वीप शॉट हमेशा आपके लिए गो टू शॉट है, कि आप उससे बच सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो अच्छे साइंस है। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की उनके बारे में, कि वो सामने हमेशा से शॉट्स मारते हैं डेरिल मिचेल, लेकिन अब एक चीज़ जो हमने ज़्यादा देखी है वो ये है कि वो बॉल को हवा में मारने से डर नहीं रहे हैं। वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ उनको बॉल दिख रही है कि इसको मारना है, उसको वो मार रहे हैं। तो ऐसे में जब आप नंबर 5 पे आ रहे हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब प्लेयर्स लाइक रिजवान हैं, उनको ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे नंबर 4-5 पे आके आपको खेलना है। इंडिया के पास भी श्रेयस अय्यर आते हैं, उनको भी पता है कि कैसे एक्सेलरेट भी करना है, और अगर स्लो होना है तो कितना स्लो होना है। तो ये चीज़ इनको भी आती है, पर रिजवान को नहीं आती है, वो भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा उनको मुझे बैटिंग करते हुए देख के। लेट्स सी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करें, मज़ा आएगा देख के। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान के साथ अब वही बात है कि अब उनकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है पाकिस्तान में, मतलब मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, बाकी भी है। तो पाकिस्तान के साथ जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसमें से हम कुछ कुछ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीज़ ये है कि बहुत ऐसे इश्यूज उनके साथ में हैं जो कि बहुत इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। कि अगर आप बोलें कि मतलब कि पानी फैला दिया मैंने ज़मीन पे, तो पोछा लगा दीजिए। इनके वैसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप बहुत ही अच्छे साइंस हैं कि आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स को उठा लीजिए, जो अभी सीनियर प्लेयर्स स्ट्रगल करें उनको डोमेस्टिक में भेज दीजिए। या फिर आप देख लें कि आप जो पर्चे सिस्टम है, जो करप्शन आपके बोर्ड में है, वो क्यों है। पहली बात तो चलो ठीक है, करप्शन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ में एक चीज़ है कि अगर कोई इंसान परफॉर्म कर रहा है आपकी टीम में, अगर कोई इंसान ने पिछले मैच में रन्स बनाए हैं, उसके बाद आप उसको 2-3 मैच तो देंगे ना। क्या आप उसको बिठा देते हैं कि नहीं, पर्ची आई है कहीं से खुशदिल शाह की, पर्ची आई है कहीं से फ़हीम अशरफ की, तो आप उनको खिला देंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि आप बीइंग अ क्रिकेट बोर्ड, अब या अगर आप बात करें जो नकवी हैं उनके, मोहसिन नकवी जो उनके चेयरमैन हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो आप कीजिए, मजाक कीजिए, हमारा उसमें कुछ जान ही रहे हैं। हमको कॉम्पिटिटर नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता उतना जीतने में फिर। दूसरी बात ये है कि वसीम जूनियर की बात करेंगे कि वसीम वसीम जूनियर ने अभी रिसेंटली वार्म अप मैच खेला है पाकिस्तान शाहीन्स के लिए, वहाँ भी उन्होंने अच्छा किया। अब बात ये कि जब वसीम जूनियर आपके पास में है, तो आप बाकी बॉलर्स के साथ में उनको क्यों नहीं डाल रहे हैं स्क्वाड में? क्या वसीम जूनियर इतने बुरे बॉलर हैं? वसीम जूनियर इतनी अच्छी बॉल रिवर्स कराते हैं, इतनी अच्छी बॉल अंदर लेके आते हैं, इतनी अच्छी बॉल बाहर लेके जाते हैं, तो आपको क्या चाहिए? दूसरी बात, बैटिंग भी ज़्यादा दे सकते हैं वो बाकी बॉलर से आपके लिए। तो हसनैन, वैसे हसनैन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हसनैन से बेटर बॉलर वसीम जूनियर है, पर आपने उनको पिक नहीं किया। क्या रीज़न्स होंगे, भगवान जाने। अब एक और चीज़ है कि नसीम शाह और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, इन दोनों ने जब हसनैन उनके साथ में खेले दूसरे मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो बहुत वही बात है कि जो जो इंसान का माइंडसेट होता है वो यहाँ बहुत तरीके से दिखा देता है इंसान। तो जो जो इनका जो कैप्टन के रिजवान है, उन्होंने नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को डेथ में बॉलिंग नहीं कराई उस मैच में, उन्होंने बहुत रन्स खाए। मोहम्मद हसनैन ने बॉलिंग की। जब आप किसी बॉलर को लेके आ रहे हैं बहुत टाइम बाद, वो कोई मैच खेल रहा है, हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, वो मैच खेलने आए, तो आप उसको डेथ बॉलिंग करा देंगे क्या? क्या आप अपने सीनियर प्रोज के साथ में जाएंगे कि नसीम शाह और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो करते, मतलब वो इतने टाइम से खेलते आ रहे हैं, तो उनसे आपको ये रोल लेना है। लेकिन नहीं, आपने उनको नहीं कराया, आपने हसनैन को बॉलिंग करा दी, उन्होंने 70 रन खा लिए 8 ओवर्स में। तो ये आपने अपनी टीम का ही तो लॉस किया ना, इसमें किसी का कुछ गया नहीं। हसनैन का इसमें क्या जाएगा? ठीक है, वो तो अभी भी स्क्वाड में है और शायद चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए दिखी जाए आपको। हारिस रऊफ अभी भी इंजरी कंसर्न है उनके। और दूसरी बात, आप एक प्लेयर को खत्म करने के लिए अपनी टीम को हरा लेंगे क्या? मतलब ये कुछ अजीब चीज़ें हैं। दूसरी बात ये भी, कामरान गुलाम साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, वो एक मैच से बाहर हुए। एक मैच उन्होंने खराब क्या किया पहले मैच में, आपने उनको बाहर कर दिया। मोहम्मद हसनैन एक मैच खेला, आपने उनको बिठा दिया। तो ऐसे टीम थोड़ी बनती है कि आपने एक मैच खिलाया और बाहर कर दिया। और दूसरी बात, अगर आप इस मैच की बात करें, मोहम्मद हसनैन की जगह पे आप फ़हीम अशरफ को लेके आए हैं। मोहम्मद हसनैन इज़ अ 145 प्लस स्पीड स्टार, जिनको लाइन लेंथ आती है, जिनको बॉल मूव करना आता है। फ़हीम अशरफ इनमें से कुछ नहीं कर सकते। फ़हीम अशरफ कर सकते हैं, लेकिन वो कितना करेंगे, कितना उन्होंने किया है, उनके स्टैट्स बता देते हैं। एंड ही इज़ अ कम्प्लीटली यूजलेस प्लेयर टू प्ले इन दिस टीम। तो उसी तरीके से देखें तो फ़हीम अशरफ को जब आपने डाला है, न्यू बॉल से आपको अच्छी बॉलिंग नहीं करके देंगे, वो बैटिंग नहीं करके देंगे, वो एक्सप्रेस पेस उनके पास नहीं है। हसन की जगह से आपने क्यों हटा के इनको डाला है, पता नहीं। रन्स भी बैटिंग करने आए हैं, वो 22 रन उन्होंने बनाए हैं, और 22 रन बनाने में उनके 2 तो कैच छूट गए। तो किस काम के प्लेयर हैं ये बताइए? तो वही है। अब जब मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, अब मैं इस मैच को बनते हुए देखा मैंने, ख़त्म होते हुए देखा मैंने, तो उसके बाद मैं आपको ही प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ। अब मुझे गलत भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन
बांग्लादेश की टीम जब आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की टीम का मैच इनसे 27 को है, 27 फ़ेब को पाकिस्तान से है। अब चीज़ ये है कि बांग्लादेश की टीम जो है उनके अंदर टीम बैलेंस बहुत ज़्यादा है। टीम बैलेंस से मतलब ये है कि आपके पास 3 से 4 प्रॉपर पेसर्स खेलेंगे 11 में। आपके पास 2-3 स्पिनर्स अच्छे हैं, इनके पास स्पिनर ही नहीं है पाकिस्तान के पास में। एशियन नेशन होने के बाद आपके पास स्पिनर्स नहीं है तो बहुत शर्म की बात है। उनके पास बैटिंग में डेप्थ है, 7-8 तक बैटिंग आ रही है। रिशाद हुसैन नंबर 8 पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। मेहदी हसन मिराज स्पिनर है उनके। सीनियर भी इतने प्लेयर्स खेलते हैं, महमूदुल्लाह उनके पास है, मुशफिकुर रहीम उनके पास में है, शांटो उनके कैप्टन है। उनके ओपनर जो हैं वो स्वामी सरकार हैं, दूसरे तंजीद हसन है उनके ओपनर, है ना? तो ये सब जो उनका जो टीम बैलेंस बन रहा है वो बेटर दिख रहा है मुझे पाकिस्तान के टीम बैलेंस से, जहाँ पे आप बहुत एकदम से लोगों को लेके आ गए हैं और अच्छा नहीं खेल रहे हैं वो। तो आई जस्ट फील कि हार रही है पाकिस्तान बांग्लादेश से, हार सकती है, चांसेस ज़्यादा है 27 फ़ेब को। बाकी आप बताना मुझे कि मैंने सही बताया गलत बताया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना जब मैच खत्म हो जाए। बाकी आने वाले टाइम में मैं लाइव आऊँगा और मैचेस के बाद में। मुझे चाहिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन जनरल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी इंसान ग्रो नहीं कर सकता यूट्यूब पे। और सपोर्ट मुझे इसलिए भी चाहिए ताकि मैं आपके लिए और काम कर पाऊँगा, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ कहीं भी मेरे अंदर कमी आ रही है मैं उसको भी सही करूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बाकी लाइव में मिलेंगे मैचेस के बाद में। बाकी बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।